Hello everyone. Today we'll be starting with the topic of transfer of technology and indigenous technology. Transfer of technology as it is आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है. ठीक. Both these topics are important as 3 markers and 5 marker for us. Rare of rare chance है कि कभी ये आपके लिए 11 marker क्वेश्चन बनेगा. तो हम इसे एज ए 3 marker एंड 5 marker ही प्रिपेयर करेंगे. Transfer of technology and indigenous technology. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इस टॉपिक को हम 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से देख रहे हैं. ठीक, देखते हैं इसके बारे में. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी also known as technology transfer and technology commercialization. So these three are talking about a single thing, that is transfer of technology. Transfer of technology is the process by which technology or knowledge developed in one place or for one purpose is applied and exploited in another place for some other purpose. जब आप एक टेक्नोलॉजी को किसी और जगह पे जो बनी हुई टेक्नोलॉजी को जो आप क्या करते हो किसी और जगह पे यूटिलाइज करते हो या फिर किसी और रीजन की वजह से अगर आप उसे मॉडिफाई करके अपने सहूलियत के हिसाब से चेंज करते हो तो हम इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं. आपने न्यूक्लियर फिजन के बारे में सुना होगा. न्यूक्लियर फिजन एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जहां पे एक एटम स्प्लिट होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एनीवेज, न्यूक्लियर फिशन जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करी गई थी टू हार्नेस न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी को हम प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और इस न्यूक्लियर एनर्जी का कहाँ यूटिलाइजेशन होने वाला था. इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले थे. ठीक, द मेजर रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वाज दिस. लेकिन न्यूक्लियर फिशन तो बनाया गया था या फिर डेवलप करा गया था या फिर उसके ऊपर रिसर्च करी गई थी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में हुआ क्या. उसी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा और उसकी वजह से हमने उसी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके हमने एक बम बनाया जिसे हम कहते हैं एटम बम. और एटम बम का इफेक्ट तो आपको दिख गया होगा. हिरोशिमा नागासाकी में हमने पढ़ा भी है कई बार, उसके पिक्चर्स वगैरह भी देखेंगे. भारी तबाही मच गई. ठीक, ये हो जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. आज जो रॉकेट्स मिसाइल्स आप देखते हो उसकी शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई. 13th सेंचुरी में चाइना में एक डायनेस्टी थी, सोंग डायनेस्टी. उन्होंने एनिमी को एनिमी जब अटैक करते थे तो उस एनिमी के अटैक के बारे में अपने कमांडर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, किंग तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उन्होंने रॉकेट को डेवलप करा था. रॉकेट तो आज आज के टाइम में जो रॉकेट मिसाइल वगैरह आप देखते हो ना वैसे कुछ नहीं था. 13th सेंचुरी में वो पटाखे हम दीपावली में फोड़ते हैं ना, बस वैसे ही पटाखे ही थे. तो और इसे सॉन्ग डायनेस्टी ने डेवलप करा था. तो वो क्या करते थे, इन पटाखों को रिलीज कर देते. इससे होता क्या था, आर्मी को अलर्ट कर दिया कि हाँ भाई एनिमी अटैक कर रहा है. उसका काम क्या था, एक एनिमी को अलर्ट करने के लिए उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करा गया था. लेकिन हुआ क्या, चाइना से वो किसी तरीके से इंडिया में पहुंचा. फिर इंडिया में वो इवॉल्व होके क्या बन गया, मैसूर रॉकेट. फिर मैसूर रॉकेट इंडिया से गया इंग्लैंड. फिर इंग्लैंड में जाके मिसाइल में इवॉल्व हो गया. तो ये जो चेंज है, इवोल्यूशन है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. जहाँ पे टेक्नोलॉजी कहीं की उपयोग डजेंट मैटर. आप जब उस टेक्नोलॉजी को कहीं और ट्रांसफर करते हो, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप जब अपने सहूलियत के हिसाब से मॉडिफाई करके इसको चेंज करके अपने हिसाब से यूटिलाइज करते हो, इसी को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. डेफिनेशन में वही लिखा है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच टेक्नोलॉजी और नॉलेज डेवलप्ड इन वन प्लेस. जैसे चाइना में डेवलप हुआ था रॉकेट और वो सेलिब्रेशन के लिए या फिर वार्निंग के लिए यूज करा जाता है. लेकिन जब वो इंडिया में यूटिलाइज हुआ तो गुरिल्ला वॉरफेयर में. सो डेवलप्ड इन वन प्लेस और फॉर वन पर्पस इज अप्लाइड एंड एक्सप्लॉइटेड इन अनदर प्लेस फॉर सम अदर पर्पस. इसी को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. ओके, द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर is to sustain economic growth in foreseeable future through the development and commercialization of new technologies. जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है, इट इज टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फ्यूचर. एक एग्जांपल लेते हैं. 1980s में एक कार कंपनी शुरू हुई थी. कार कंपनी का नाम है मारुति उद्योग. ठीक, सबने सुना होगा. ओके, जब मारुति उद्योग को शुरू करा गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव यह था
टू बिल्ड एंड डेवलप इंडियाज ओन कार, क्योंकि इंडिया के पास खुद की कोई कार नहीं थी। एम्बेसडर वगैरह बन रही थी, फिएट वगैरह बन रही थी, लेकिन ये अंडर लाइसेंस बन रही थी, इंडिया की खुद की कोई कार थी नहीं। एनीवेज, मारुति उद्योग शुरू तो हो गई, लेकिन इनके पास कार तो छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल बनाने की भी पावर नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, नई नई कंपनी है, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? तो हुआ ये कि आपने शायद इनके बारे में सुना भी होगा, संजय गांधी, brother of Rajiv Gandhi, son of Indira Gandhi. Okay, Sanjay Gandhi. So what Sanjay Gandhi did is he went to Japan. जापान में एक कंपनी, बड़ी फेमस कंपनी है, सुजुकी, सुजुकी मोटर्स के यहाँ पहुंचे। उन्होंने वहां पे एक डील साइन करी, जिस डील के साथ होगा ये कि सुजुकी मोटर्स इज गोइंग टू सप्लाई द टेक्नोलॉजी फॉर द कार। और उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी? एक 800 सीसी की कार की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी। एंड बाय द वे, उस समय 800 सीसी की जो कार है वो जापान के लिए पुरानी हो चुकी थी। ठीक, वो उसको रिमूव कर रहे थे, या फिर कह सकते हो उसको अपग्रेड कर रहे थे, लेकिन हम उस समय पहुंच गए। उनके लिए वो टेक्नोलॉजी पुरानी थी, जापान वालों के लिए वो टेक्नोलॉजी पुरानी थी, लेकिन हमारे पास तो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो हम जैसे ही वहां पे पहुंच गए, तो जापान ने उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत हमें बेच दिया। अब वो टेक्नोलॉजी हम इंडिया में लेके आए, और उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमने एक कार बनाई। कार का नाम था मारुति 800। 800 सीसी की इंजन थी, तो बस कार का नाम पड़ गया मारुति 800। फिर ये मारुति 800 कब इवॉल्व होके मारुति जेन बन गई, ZEN के नाम से आने लगी। फिर मारुति जेन कब चेंज होके मारुति ऑल्टो बन गई, और आज की तारीख में वही 800 आज इवॉल्व होते होते मारुति 8 ऑल्टो 800 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। So this is a classic example of how technology transfer is able to sustain economic growth. बताओ, 1980s में मारुति उद्योग एक कार नहीं बना पा रही थी, आज की तारीख में ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ कार सेल्स ऑल ओवर द कंट्री is done through Maruti Udyog. Not Maruti Udyog, it is through Maruti Suzuki. But this is how technology transfer has bring economic growth to our country. तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का यही रीजन है। ठीक, इन द ग्लोबल इकोनॉमी वेल्थ ऑफ वन नेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट्स रिलेशनशिप विद अदर नेशंस। बेस्ट एग्जांपल चाइना। चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक वेल्थ है, वो किस हिसाब से मैनेज कर रहा है? वो इट इज अफेक्टेड विथ हिज रिलेशनशिप विद अदर नेशंस। जब तक वो सबके साथ दोस्त बना हुआ था, सब उससे ट्रेड कर रहे थे, सब उससे चीजें खरीद रहे थे, टेक्नोलॉजी खरीद रहे थे, टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीजें खरीद रहे थे। लेकिन जैसे उसके रिलेशनशिप खराब हुए, इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, हमने उनके एप्स वगैरह को बैन करा, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को हमने रोकने की कोशिश करी है। आज की तारीख में हाँ, चाइनीज कंपनी को हम बैन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन उनके और हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या करता है, इसी चीज में हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बरकरार रहती है, साथ ही साथ कमर्शलाइजेशन को हम प्रमोशन भी देते हैं। ठीक, ओके, आगे बढ़ेंगे। In since 80s, India entered into large number of technology collaboration agreements. It was considered that the government should take active measures to facilitate the transfer of technology. जब हम 1980s की बात कर रहे हैं, मार्केट ओपन नहीं हुई थी, हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत ही क्रम्बल स्टेट में थी, स्टेबल नहीं थी। रीजन वाज वी जस्ट फॉट 3 वॉर्स। 1948 का वॉर था, 65 का पाकिस्तान वॉर, 71 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, प्लस 1962 का चाइना वॉर। हम जिस वॉर से बाहर आए थे, इकोनॉमी स्लम्प पे थी, प्लस 1970s में, अर्ली 70s में फामाइन वगैरह हुआ था, जिसकी वजह से हमें फूड एड वगैरह भी लेना पड़ गया था। हमारी इकोनॉमी उतनी स्टेबल नहीं थी, एंड इंडिया हैड ए क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड मार्केट, आपको पता भी होगा, शायद आपने पढ़ा होगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंड लिया कि ऐसे नहीं चलेगा। वी हैव, अगर हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है खुद की, ना पैसे हैं, हम आगे कैसे इवॉल्व होंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय क्या करा, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एग्रीमेंट साइन करे। और लोगों का भी यही मानना था उस समय, मार्केट की भी यही डिमांड थी। क्यों? प्राइवेट कंपनीज
रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आप चाहो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लो, ऐसा नहीं है। आप अगर कहीं से टेक्नोलॉजी ला रहे हो तो बदले में आपको पैसा भी देना पड़ेगा। एंड प्राइवेट कंपनीज वो पैसे लगाने के लिए झिझक रहे थे क्योंकि सबके पास पैसा नहीं होता, रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्टिव मेजर लिया कि चलो ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा। एंड दिस इज व्हाट ब्रॉट इन लेटर ऑन एलपीजी। शायद आपने पढ़ा होगा 1990s अर्ली 90s में एलपीजी पॉलिसी शुरू हो गई। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक मेजर रीजन था फॉर एलपीजी। नेक्स्ट, on 24th July 1991, Government of India liberalized its policy. Under this policy, the commercial judgment of the entrepreneur regarding technology and the terms were to be negotiated for such transfer of foreign technology. Technology collaboration agreements are normally approved automatically by the Reserve Bank of India within the prescribed monetary and royalty limits. अब हुआ ये 1991 में मार्केट तो ओपन हो गई। मार्केट होने ओपन होने की वजह से अब प्राइवेट प्लेयर्स भी क्या कर सकते थे, बाहर से टेक्नोलॉजी ला सकते। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी लाते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है। अभी हमने बात करी थी। जब कंपनियां जब पैसे देती हैं, लेकिन इशू ही आ जाती थी जब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ या फिर फॉरेन के एमएनसी के साथ जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के डील वगैरह साइन करते थे, तो उनको जो पैसा देना होता वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता और कंपनी एक झटके में इतना पैसा नहीं दे सकती थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि अगर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का अगर कोई डील साइन होता है तो यहाँ पे आरबीआई जो है वो गारंटर बनेगी। ठीक, अगर कोई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, मेजर टेक्नोलॉजी है और वो अगर इंडिया लाई जा रही है जिसकी वजह से इंडिया का भला हो सकता है, तो मान लीजिए अगर वो प्राइवेट कंपनी अगर उस चीज को फ्रूटफुल नहीं कर पाती तो आरबीआई वुड बी द गारंटर कि हाँ, जरूरत पड़ने पे हम भी बैकअप प्रोवाइड करेंगे ताकि इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज इंडिया आ सके। क्यों? इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना था, उसे नई नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं होगी तो वो प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। सो दिस वाज हाउ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसी इवॉल्व्ड इन इंडिया। तो लिटरली व्हाट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर? जब कहीं और से किसी और रीजन से, एरिया से, किसी और कंट्री से जब आप टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हो फॉर योर पर्सनल यूज, चाहे आप उसे मॉडिफाई करो, कुछ भी करो, तो इसी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर ट्रांसफर ऑफ दिस मेथडोलॉजी इज नोन एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं हो सकती है, हमें कहीं ना कहीं इंटरडिपेंड होना पड़ेगा। जैसे कि आप जो बॉल पेन इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आपको पता है ये बॉल पेन की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? जापान से आई है। जापान ने वो बॉल पेन को डेवलप करा और उस टेक्नोलॉजी को उसने बेचा है, लिटरली दे सोल्ड दैट टेक्नोलॉजी। और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज की तारीख में चारों तरफ बॉल पेन आपको दिख रहा है। जो आप पेपर आप यूज कर रहे हो लिखने के लिए, वो पेपर चाइना ने डेवलप किया, उस टेक्नोलॉजी को फिर बाहर ट्रांसफर करा गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तब जाके दुनिया वालों को पता अच्छा इस तरह से हम प्लांट के जो पल्प है, वुड का जो पल्प है, उससे हम पेपर बना सकते हैं। आज की तारीख में हर एक चीज के लिए, मेजर चीज के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, हमें पता भी नहीं चल पाता है। जो आप बाइक वगैरह चला रहे हो, कार चला रहे हो, उसके जो बहुत सारे इंजन है, फॉरेन मेड इंजन है, डिजाइन इंजन है, वो सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही इंडिया में आज की तारीख में बन पा रही हैं। बहुत कम कंपनीज हैं जो खुद अपनी इंजन बना पाती, वरना मोस्ट ऑफ देम आर इम्पोर्टिंग इंजन। और ये होता किस वजह से है, किस तरह से? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए। ठीक, मारुति इज एन बेस्ट एग्जाम्पल, टाटा इज अनदर एग्जाम्पल। ठीक, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सहारे वो सर्वाइव कर रहे हैं। रिलायंस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, माइक्रोमैक्स, ये भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सहारे ये कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक, ओके। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मान लेते हैं किसी वजह से अगर ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी 11 मार्कर में आ गया, तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 11 मार्कर में नहीं आता है तो हम इसे टच नहीं करेंगे। जस्ट फॉर ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ये देख लेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन इंडिया। देखते हैं। इंडियन फर्म्स नॉर्मली डू नॉट प्रिपेयर सफिशिएंटली while they enter negotiations for technology transfer। अभी मैंने बात करी थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए आपको फॉरेन की कंट्रीज के साथ, एमएनसीज के साथ डील साइन करना पड़ता है। तो ये एक इशू आ जाती है कि जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इंडियन कंपनीज डील साइन करने के लिए तैयार होता है, वो सही तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, उन्हें आइडिया नहीं रहता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बात करेंगे। आपने वो 26 जनवरी परेड में आपने एक टैंक देखा होगा, T-90 टैंक। अभी चाइना के साथ जो इशू में भी ये टैंक बड़ा न्यूज में भी आया था।
हम T-90 टैंक को लद्दाख में प्लेस करेंगे, फलाना ढिमकाना जो भी चल रहा था। एनीवेज, ये जो T-90 टैंक है, ये हमने रशिया से खरीदा है। कुछ टैंक्स को हमने रशिया से खरीदा था और कुछ टैंक्स को हमने इंडिया में बनाया। कैसे? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत। मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ ये था, रशिया ने हमें पूरा मैन्युस्क्रिप्ट दे दिया कि कैसे इस टैंक को बनाना है, फ्रॉम द नट बोल्ट इटसेल्फ। मतलब हम बेसिक से लेके सब कुछ, पूरा का पूरा टैंक हम बना सकते हैं। तो फिर इसमें इश्यू क्या थी? इश्यू इज कि इंडियन फर्म्स डू नॉट प्रिपेयर सफिशिएंटली। जैसे कि जब ये डील साइन हो रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रशियन गवर्नमेंट के बीच में, तो डील तो साइन हो गया कि हाँ, रशिया हमें टेक नो हाउ, मतलब कैसे बनाने उसकी टेक्नोलॉजी वो हमें प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक लूप होल यहाँ पे रह गया था। वो जो मैन्युस्क्रिप्ट आएगी, वो जो बुक आएगी, वो किस लैंग्वेज में आएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज बताई नहीं थी। तो रशिया ने क्या करा, जब उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा या फिर वो जो बुक उन्होंने भेजा, वो रशियन लैंग्वेज में भेज दिया। दिक्कत क्या हो गई? पूरा टेक्निकल बुक था, रशियन लैंग्वेज में लिखा, तो इंडियन इंजीनियर्स को समझ में आया नहीं। तो इन पहले हमने रशियन ट्रांसलेटर्स मंगवाए, उनसे ट्रांसलेट करा, फिर उसको वेरीफाई करा। ये सब तामझाम में 3-4 साल की डिले हो गई। तो इस तरीके से हमसे लापरवाही हो जाती है, बिकॉज हम पूरी तरह से सही तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो ये एक इश्यू आती है। Second is, Indian firms, as evidence has shown, do not build a team of experts to enable the management to negotiate an effective transfer of technology. Again वही रशिया वाला एग्जाम्पल लेंगे। अगर हमारे लॉयर्स वगैरह सही होते, हमारे अगर एफिशिएंट टीम होती, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्राउंड लेवल वर्कर्स के साथ कांटेक्ट में होती, जैसे कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आपने सुना होगा, अगर इनके कांटेक्ट में होती, इनसे अगर बातचीत, तो वो पहले ही बोल देते हो मेंबर्स या फिर कंपनीज, चलो आप टैंक खरीद रहे हो ठीक है, लेकिन टैंक को तो हम बनाएंगे ना। तो ये इश्यूज आ सकती है, लैंग्वेज इशू आ सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ करा नहीं, बस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन हो गई। तो ये दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स ओपिनियन नहीं लेते हैं। Next, very often there are many legal loopholes in the technology collaboration agreements, such as lack of performance guarantee, lack of differentiation of technology from the changes of brand name and trademark. बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। जैसे वही रशिया वाला एग्जांपल लेंगे, जब हमारे पास वो बुक आया, तो बुक तो रशियन लैंग्वेज में, तो इशू आ गई। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर रशिया के पास पहुंच गए, अरे हमने डील साइन करे थे, आपने ऐसा कैसे कर दिया, बुक दे रहे हो हमें, बुक तो समझ में आ नहीं रही है। फिर रशिया ने यही कहा कि डील साइन हुई थी कि हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, हमने तो प्रोवाइड कर दी ना। डील में कहीं ऐसा कहीं लिखा था कि इंग्लिश में ही प्रोवाइड करनी है आपको बुक? ऐसा आपने कहीं लिखा ही नहीं था। आपने बोला था टेक्नोलॉजी देने के लिए, हमने दे दिया। अब वो किस लैंग्वेज में क्या है आपने क्योंकि स्पेसिफाई नहीं करा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन तो हम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और हमारे पास वो टाइम नहीं है, बस। तो ये इश्यू आ जाती है, ये लीगल लूप होल है। रशिया को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने थोड़ी ना कहा था कि इंग्लिश में ही आपको ट्रांसलेट करके भेजना है। हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो इस तरीके से लीगल लूप होल का यूज बाकी कंट्रीज करते हैं, कंपनीज करते हैं, जिसकी वजह से इंडियन फर्म्स इस चीज में फंस जाते हैं। क्योंकि हम ये सारी चीजें आज की तारीख में धीरे धीरे सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से ये सारी चीजें, इश्यूज को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट, since Indian firms do not normally spend money on R&D, हम ज़्यादा रिसर्च पे पैसा नहीं लगाते हैं, the seller of technology is very often not obliged to provide R&D facility to buyer. वो हमें सामान बेचता है, लेकिन उस सामान का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमें नहीं बेचेगा, उस टेक नो हाउ ज़्यादातर नहीं बेचता है। This has landed Indian buyers into a situation of repetitive import of technology. एग्जाम्पल लेंगे, अभी आप T-90 की बात करते हो, T-90 से पहले भी एक और टैंक था, T-72 भीष्म टैंक, अभी भी चल रहा है। एरोप्लेन देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी इंडियन एयरफोर्स अभी रफाल लिया है। रफाल से पहले हमने मिराज लिया था फ्रांस से। मिराज से पहले वैम्पायर या मिस्टर मिस्टर के नाम से भी एक एयरक्राफ्ट है, हमने लिया था किससे? फ्रांस से। उससे पहले तूफानी के नाम से भी हमने एक एयरक्राफ्ट लिया था फ्रांस से। क्यों? क्योंकि हमने रिसर्च में पैसा लगाया नहीं कि हम खुद अपना एरोप्लेन बनाएंगे। अगर हम पहले से R&D में पैसा लगाते, हमारी खुद का एरोप्लेन बनाते, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तब की बात कर रहे हैं, तो हमें आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। हम बार बार क्या कर रहे हैं, फ्रांस से एरोप्लेन ले रहे हैं, कभी हम रशिया से एरोप्लेन ले रहे हैं।
तो दिक्कत कहाँ आ रही? क्योंकि हमने R&D में पैसा कभी लगाया नहीं, तो ये दिक्कत आ जाती है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, हम बार बार दूसरों से चीजें खरीदते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी खरीदते जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी ड्रेन आउट हो रही है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन कंपनीज के साथ ये इशू रह जाती है कि वो रिसर्च पे ज्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। बेस्ट एग्जांपल, आपकी घड़ियों में जो बैटरी डली है वो मेड इन चाइना है। क्यों? देर इज नो रेप्यूटेड इंडियन कंपनी दैट इज डेवलपिंग दोज बैटरीज। क्यों डेवलप नहीं कर रहे हैं? ये मानना है कि अगर हम उस बैटरी को रिसर्च करने गए, रिसर्च में बहुत सारा पैसा लग जाएगा, तो इस रिसर्च के बाद जब प्रोडक्ट बन के आएगा, उस प्रोडक्ट को अगर हम बेचेंगे, क्योंकि पहले से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग गया है, तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और हमारा महंगा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। अब इस डर की वजह से कोई सी इंडियन कंपनी ने उस बैटरी को बनाया ही नहीं। तो इस चक्कर में हुआ क्या, हाँ, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर बैटरीज, चाहे वो आपकी घड़ी के लिए हो, चाहे आपके लैपटॉप के लिए हो, मोबाइल के लिए हो, या फिर आपके कार की भी बैटरीज, कुछ भी हो, ये सारी बैटरीज हम आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, फॉरेन से मंगा रहे हैं। तो ये इशू आ रही है। थोड़ा सा अगर रिस्क लेके इंडिया में हम डेवलप करें, हाँ महंगा आता लेकिन फिर भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट तो होता। तो ये कुछ इश्यूज आ जाती हैं विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी 3 मार्कर एंड 5 मार्कर। ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंडिजिनस टेक्नोलॉजी? जो टेक्नोलॉजी हम खुद डेवलप करते हैं अपने पावर की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, उसे हम कहते हैं इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। देखते हैं इसके बारे में। It refers to knowledge embedded in cultural, traditional, regional, religion of local communities. हमारी खुद की काबिलियत की वजह से हमने जो डेवलप करी, चाहे वो कल्चरल की वजह से, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट की वजह से, रीजनल एस्पेक्ट की वजह से, या फिर रिलीजन की वजह से, जब हम कोई टेक्नोलॉजी नॉलेज वगैरह को यूटिलाइज करके जब हम कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो हम इसी को कहते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। इट मेनली इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ऑफ सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइफ, such as tools or techniques for hunting, agriculture, ethnic botany, ecological knowledge, cultural navigation, astronomy, climate, etc. जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो बेसिक जरूरत की जो चीजें हैं, जब हम उसको खुद से डेवलप करते हैं, इन्हीं चीजों को हम कहते हैं इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। जैसे कि जो एक्स है, सिकल है, ठीक, जो ये जो टूल्स हैं, एग्रीकल्चर के टूल्स हैं, जो पुराने ज़माने जो खेती करने के लिए जो किसान जो आज के टाइम में ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले हल कहते हैं ना, हल जोता जाता था, दैट वाज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। ट्रैक्टर तो बाद में है, लेकिन उससे पहले वो हल का इस्तेमाल करते थे। ठीक, फिर जो फावड़ा वगैरह हम कहते हैं, या फिर जो सिक्कल हो गया, जो वो धान वगैरह को, गेहूं वगैरह को काटने के लिए, ये सब क्या है, ये टूल्स हैं, इंडिजिनियस टूल्स हैं जो हमने खुद डेवलप करे। साथ ही साथ कैसे डेवलप करी, हमने अपने एग्रीकल्चरल नॉलेज को इस्तेमाल करा, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को हम देख के उनसे ही सीख लेके हमने इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करी। और इन्हीं टेक्नोलॉजीज को हम क्या कहते हैं, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। It is generally based on accumulation, observation, and interaction of an individual or community in of with environment. जब एक इंडिविजुअल अपने एनवायरमेंट, अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखते हुए, सीखते हुए जब कोई टेक्नोलॉजी बनाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। लिटरल मीनिंग इज खुद के दिमाग की उपज, खुद से हमने बनाया है, किसी और की मदद नहीं ली है, उसी को हम कहते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। जैसे बेस्ट एग्जांपल हो, मेरे नोट्स अगर आप एज इट इज कॉपी करते हो, ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं कही जाएगी। अगर आप इसको अपने हिसाब से, अपने वर्ड्स में अगर आप लिखते हो, खुद से सोच के लिखते हो, तो वो बन जाएगी आपके लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। जब आप खुद का कुछ काम, लिटरली आज की तारीख में आत्मनिर्भर जिसे हम कहते हैं, सो दैट इज योर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर। आगे बढ़ेंगे। In many cases, indigenous technology has been orally passed for generations in form of traditional knowledge that are expressed through stories, legends, folk plays as well as Vedic text. जितने भी मेजर आपके इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो एंशियंट टाइम के हैं, वो स्टोरीज के सामने, लेजेंड्स के सहारे, फोल्क टेल्स के सहारे, वैदिक टेक्स्ट के सहारे ट्रांसफर होती आ रही। जैसे मेडिसिनल प्रैक्टिसेस, आयुर्वेद, ठीक, तो ये वेद में ये सारी चीजें लिखी गई थी।
सुश्रुत संहिता में सर्जरी के प्रैक्टिसेस, ये सब क्या इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ओरली या फिर मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पे, फोल्कलोर्स के तौर पे ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुई हैं. Our thirst for indigenous technology dates back to times of Harappan civilization, where people knew about measuring tools of length, mass, and time. They also evolved new techniques in metallurgy and produced copper, bronze, lead, and tin. So this is how in ancient times indigenous technology evolved. That means indigenous technology नई चीज नहीं है, सदियों से इंडिया में डेवलप होती आ रही है. लॉन्च ऑफ आर्यभट्ट टू डेवलपमेंट ऑफ अग्नि आईसीबीएम. यहाँ पे आईसीबीएम का मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. इंडिया हैज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन दैट इट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इंडिजिनियसली, चाहे वो आर्यभट्ट हो या फिर अग्नि आईसीबीएम. ठीक, वंस अपॉन अ टाइम आपको पता ना हो, लेकिन फिर भी जो आर्यभट्ट सैटेलाइट है हमने खुद बनाई थी, करेक्ट, लेकिन इसको लॉन्च करा था रशिया ने. ठीक, आज की टाइम में देख लीजिए, पीएसएलवी जीएसएलवी की मदद से हम आज की तारीख में दुनिया भर के सैटेलाइट्स को हम लॉन्च कर रहे हैं. एक जमाना था जब हम रशिया से मिसाइल्स खरीदते थे. आज की तारीख में हमारे पास खुद के अग्नि आईसीबीएम है. सो दिस शोज इंडिजिनसली हम इवॉल्व होते आ रहे हैं. द feather in cap for indigenous technology is success of Mangalyaan, Chandrayaan as well as upcoming Aditya mission. Again, space research में हम कहीं ना कहीं महारत हासिल कर पा रहे हैं. This shows our prominence in indigenous technology. Next, manufacturing of any product is not possible unless you know the science behind it. आप कोई भी टेक्नोलॉजी तब तक बना नहीं सकते जब तक आपको उसके पीछे की साइंस के बारे में पता ना हो. Indigenous technology developed by ourselves can bring in change to our economy as well as make us self-reliant. जैसे कि PSLV, GSLV हमारी टेक्नोलॉजी है, हमें अपनी गलतियों से सीखा है. बेस्ट एग्जांपल इज, आपने पढ़ा होगा SLV, ASLV के नाम से दो और लॉन्च व्हीकल्स, दोनों फेलियर थी, लेकिन उस फेलियर से हमें सबक मिला और उस सबक को इस्तेमाल करते हमने क्या करा, PSLV और GSLV जैसे लॉन्च व्हीकल बनाए. तो आपको चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद जब फिर तब आप खुद की टेक्नोलॉजी बनाते हो और उस टेक्नोलॉजी के दम पे आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक को मैनेज कर सकते हो, आप प्रॉस्पेरिटी ला सकते हो. तो वंस अपॉन अ टाइम इसरो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, आज की तारीख में देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है. दुनिया भर के सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पैसे कमा रहे हैं. सो दिस इज हाउ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस. कुछ करंट इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हम देख लेंगे. थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम. पूरी दुनिया यूरेनियम यूज कर रही है, लेकिन इंडिया में इश्यू ये है कि यूरेनियम की कमी है, तो इस वजह से हमने खुद का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है जो कि थोरियम से एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा. इसे हम कहते हैं 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम. जब हम एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर मेडिकल प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेरिक ओरिजिन. जेनेरिक मेडिसिन जो कि आज की तारीख में गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल स्टोर जो हॉस्पिटल वगैरह में प्रोवाइड करा रही है, प्लस मार्केट में भी अवेलेबल हो रही है एट लो कॉस्ट. डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिक रोड्स देयर बाय सेविंग आवर एनवायरनमेंट. चेन्नई के एक प्रोफेसर ने इसको डेवलप करा है, प्लास्टिक को इस्तेमाल करके रोड्स जो कि ड्यूरेबल भी होंगी प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं. इंडियन नेवी डेवलपिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वारशिप्स, सबमरीन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज लेड टू आवर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. अभी न्यूज में है कि हम रफेल लेके आ रहे हैं, एयरफोर्स रफेल ला रही है, फॉरेन से ला रही है, लेकिन वहीं पे इंडिया खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर, वारशिप वगैरह डेवलप करी. खुद के एरोप्लेन के लिए उन्होंने भी HAL के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा टू डेवलप अ न्यू एरोप्लेन. So this shows how indigenously we are evolving with passage of time. Next, some limitations and disadvantages of indigenous technology. ये आपके सिलेबस पे भी मेंशन करा गया है. There are 4 major limitations, जैसे कि indigenous technology might require higher tech know-how which might not be available. किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए आपको नॉलेज की जरूरत हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी के लिए वो नॉलेज आपके पास ना हो. जैसे कि इंडिया वांट्स टू, जैसे अभी हाल फिलहाल में न्यूज में अगर आपने फॉलो करा होगा, चाइना ने अपने बेस्ट एयरक्राफ्ट कहाँ पे, तिब्बत रीजन में प्लेस करा है. हमारे पास बेस्ट क्या, रफेल है, लेकिन
राफेल से भी एडवांस ये माना जाता है चाइना के पास है, तो हमारे पास उस हाई फाई जेट को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये एक इश्यू आ रही है। ठीक, तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसे हम लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिजिनसली सारी टेक्नोलॉजी को आप एक्वायर नहीं कर सकते। तभी तो एक ऑल्टरनेट और भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो जहाँ पे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हेल्प करने लगता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया इज डेवलपिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, दैट इज ट्रू, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, तो हम उस टेक्नोलॉजी को यूएस, इसराइल, यहाँ तक कि रशिया से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके डेवलप करो, अगर नहीं बन पा रहे तो हम उनसे ये टेक्नोलॉजी खरीदने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशन की तरफ। Indigenous technology may be cheaper but inferior to other technologies available in the global market. एग्जाम्पल ले लेते हैं माइक्रोमैक्स के मोबाइल्स। ठीक, इंडिजिनस है, चीप है, लेकिन सैमसंग के मोबाइल के कंपैरिजन में क्या रहेगा? मेड इन इंडिया है माइक्रोमैक्स, लेकिन सैमसंग इवन दो इट इज मेड इन इंडिया, लेकिन टेक्नोलॉजी किसकी है? फॉरेन टेक्नोलॉजी है। तो ये इशू बन जाती है कि कभी कभार इंडियन टेक्नोलॉजी चीप होने की, मतलब सस्ता होने के बावजूद वो उतनी क्वालिटी नहीं दे पाता है जो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स से मिल पाता है। ठीक, नेक्स्ट, indigenous technology may lead to higher wastage and increased production cost which will reduce the demand for a product। कभी कभार इंडिजिनस की जब आप टेक्नोलॉजी बनाते हो तो उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। एक एग्जांपल लूंगा। शायद आपने एक एरोप्लेन के बारे में सुना होगा, सुखोई MKI। राफेल जब तक नहीं आई थी, तब तक की बेस्ट एरोप्लेन मानी जाती है। एनीवेज, इंडिया की बेस्ट थी। बट ये माना जाता है सुखोई को HAL बना रही है इंडिया में। बट एक CAG की एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के तहत ये कहा गया था कि अगर मान लेते हैं सुखोई को अगर हम रशिया से खरीदते हैं तो वो हमारे लिए सस्ता पड़ेगा, ना कि HAL के थ्रू बनवाने में। लेकिन अगेन, हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट चाहिए था, प्लस इंडिजिनियसली हमें क्या करना है, लोकलाइजेशन चाहिए था कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्हें भी एरोप्लेन बनाने की टेक्नोलॉजी मिले, तो उन्हें एक्सपर्टाइज मिले। इसी वजह से हमने ये रिस्क लिया। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या कि हमने जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाया उसका कॉस्ट ज़्यादा हो गया। तो ये एक इशू आ जाती है, हायर वेस्टेज भी है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, since indigenous technology is tested in one country, there are chances that it may not work if environment और other factors change। क्योंकि हमने अपने सहूलियत के लिए बनाया, तो इस वजह से हम ग्लोबली इसको बेच पाएंगे नहीं, ये एक इशू हो सकती है। हो सकता है कि हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे वो कम मशीन चल जाए, वो प्रोडक्ट चल जाए, लेकिन फॉरेन में जाके वो खराब हो जाए, वो सही तरीके से ना काम करे, तो हम ग्लोबल मार्केट में इस चीज को बेच नहीं पाएंगे। तो ये एक इशू आ जाती है विद इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। सो दीज आर द लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। अगेन, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी 3 मार्कर, 5 मार्कर, रेयर चांस में ये 11 मार्कर में आएगा। ठीक, कुछ डाउट वगैरह हो तो फिर व्हाट्सएप कर देना। ठीक, टेक केयर।